JNUTA, JNUSU और पूरे JNU कम्युनिटी के सभी साथियों को बधाई देने के लिए मैं यहाँ आपके बीच में खड़ा हूँ। पिछले कुछ दिनों से जैसे अभी मुकुल जी बता रहे थे कि JNU से दो तस्वीर गई है। एक तरफ तो दमन है, एक तरफ तो पूरे JNU को बर्बाद करने की जो साजिश चल रही है, वो एक सिंगल पॉडकास्ट काफ़ी है पूरी दुनिया को बताने के लिए कि किस तरह से JNU को बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो नज़ारा आपने पेश किया उस समता जुलूस का, उस जुलूस से निकले हुए वो नारा, मनुवाद की छाती पर बिरसा फूले अंबेडकर, वो नारा गूंज रहा है पूरे हिंदुस्तान में। और जिस साहस का आपने परिचय दिया, जिस संघर्ष का, मेरे ख्याल से यही हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा मैसेज है। क्योंकि आज का जो दौर है ये संविधान का दौर नहीं है। अगर संविधान के आधार पर कानून का राज चल रहा होता तो आपको ऐसे वीसी का सामना करना ही नहीं होता। अगर ऐसे चल रहा होता तो अगर ऐसा कोई भी वीसी एक पॉडकास्ट दे दे तो उसके तुरंत बाद उस वीसी को हटाया जाता। तो आज वो दौर नहीं है, फांसीवाद का दौर है, जिस दौर में लोग यही पूछते हैं क्या अंधेरे समय में भी गीत गाए जाएंगे, और जवाब मिलता है कि बिल्कुल अंधेरे समय के बारे में भी गीत गाए जाएंगे। तो आज के दौर में हमारे सामने यही सवाल है कि क्या मनुवाद के दौर में भी JNU उस तरह से लड़ेगा, और जवाब मिलता है कि मनुवाद के दौर में मनुवाद को मिटाने के लिए JNU लड़ेगा और पूरा हिंदुस्तान लड़ेगा। तो JNU की जो पहचान रही है पिछले 50 साल से, जिस साहस के लिए, जिस संघर्ष के लिए, जिस संकल्प के लिए, जिस चेतना के लिए, जिस एकता के लिए हम लोग JNU को जानते रहे हैं, इस कठिन समय में भी आपने उसको बरकरार रखा है, बल्कि और उसको मजबूती दी है। और यही कारण है कि आज एक वाइस चांसलर आकर के वो कभी तो मनुवाद के पैरोकार बनती है, कभी पूरे JNU के लिए, ABVP के लिए या BJP के लिए, संघ परिवार के लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट बनती है कि कैसे JNU की एकता को, कैसे JNU के छात्रों की चेतना को कुंद किया जाए, कैसे इस एकता को तोड़ा जाए, कैसे कुछ भ्रम फैलाया जाए, इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपकी जीत है, आपकी ताकत है। पिछले 2016 से हम तो देख रहे हैं कि JNU क्या पूरे देश के बड़े बड़े तमाम विश्वविद्यालय एक वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। जैसे स्टेट ऑफ परमानेंट वॉर, इससे कम कुछ नहीं है। एक जंग के दौर में आप लोग पढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं या जी रहे हैं। और वो 2016 के बाद ये मेरे ख्याल से दूसरा बड़ा मोड़ आया है, और इसीलिए इस मोड़ को समझना चाहिए और 2016 से उस अनुभव से सीखते हुए इस नए मोड़ पे हम लोगों को फिर से पूरी तैयारी करनी चाहिए। इनको पता है कि जो अभी UGC का आया है और उसका आने के बाद जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने मिल करके उस पूरे इक्विटी रेगुलेशंस को फिलहाल के लिए उसको रोक दिया है, उनको पता है कि इस पूरे देश में छात्र आंदोलन खामोश नहीं रहेगा। इनको पता है कि इस देश में अभी भी सामाजिक बदलाव के लिए, सामाजिक न्याय के लिए जो लड़ने वाली ताकतें हैं, ये ताकतें खामोश नहीं बैठेंगी। और इसीलिए वो तैयारी कर रहे हैं कि कैसे इस दौर में हम लोग इस मामले से निकल करके आ जाएं। आपने देखा कि जो UGC रेगुलेशंस बने थे सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जो पुराना रेगुलेशंस था वो काफ़ी नहीं था। ये बिल्कुल हम इसकी तुलना कर सकते हैं कि इस देश में SC/ST के लिए रिजर्वेशन था, लेकिन SC/ST के लिए रिजर्वेशन तो रिजर्वेशन है सिर्फ, लेकिन SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ी 1989 आते आते, क्योंकि इस देश में वो एक्ट, आरक्षण अपनी जगह पर है, लेकिन पूरे चारों तरफ दमन है, जनसंहार है, हत्या है, हिंसा है। तो इसलिए वो कानून बनाना ज़रूरी हुआ, और वो कानून भी अब उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश हो रही है। तो इसीलिए जाहिर सी बात है कि अगर इस देश में कास्ट सिस्टम है, जिसके बारे में वृंदा जी अभी बता रही थी कि वो मॉन्स्टर हमारे देश में है, जिसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर
बहुत साफ धारणा रखते थे कि कास्ट को रिफॉर्म नहीं किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ों को आप रिफॉर्म कर सकते हैं, थोड़ा सा सुधार लेंगे। और ये भाजपा वाले ये कहते हैं कि कास्ट क्या है, ये तो कल्चरल मार्कर है, ये भारत के पहचान में, भारत के कल्चर का एक पार्ट है, कल्चरल मार्कर है। लेकिन अंबेडकर को पता था कि ये कास्ट सिंगल बिगेस्ट एंटी नेशनल फोर्स है इस देश में। वो सिस्टम है कास्ट सिस्टम, जिसको सिर्फ और सिर्फ खत्म किया जा सकता है। इसको सुधारा नहीं जा सकता, इसको थोड़ा धो पोछ करके ठीक ठाक नहीं कर लिया जा सकता है, ठोक ठाक के इसको खत्म करना ही जरूरी है। तो आज हमें लगता है कि इस पूरे दौर में जो हम जो देख रहे हैं कि यूजीसी के जो रेगुलेशंस आए, वो रेगुलेशन आने के बाद इन्होंने यही सोचा होगा कि भाई ये रेगुलेशन जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आया है, और फिर एक बात ऐसे दौर में जहां एससी में भी आप देखेंगे कि सब डिवीजन की बात हो रही है, तमाम तरह के सोशल इंजीनियरिंग की बातें हो रही है, तो फिर एक बार यूजीसी रेगुलेशन ने उस सच्चाई को एक्नॉलेज किया कि विश्वविद्यालयों में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, और उस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के निशाने पर पूरा का पूरा बहुजन समाज है, और उस पूरे बहुजन समाज के लिए इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए रेगुलेशंस की आवश्यकता है। तो ये बात जब यूजीसी से निकल करके आई, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आई, पार्लियामेंट के कमेटी के सिफारिश पर आई, इतनी बड़ी बात जब बन गई, ये एक तरह से कह लीजिए मंडल कमीशन के बाद, और मंडल कमीशन का जब विश्वविद्यालय तक विस्तार हुआ उसके बाद ये तीसरा बड़ा मोड़ है सामाजिक न्याय के लिए। तो वैसे में हमारे मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए, संघ परिवार के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और इसीलिए इन्होंने रास्ता निकाला सुप्रीम एक कुछ प्रायोजित विरोध प्रदर्शन करा करके, और प्रायोजित विरोध प्रदर्शन के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से इन्होंने अभी फिलहाल इसको रोका। लेकिन हमें तो बात समझनी होगी कि यूजीसी सिर्फ झांकी है, ये यूजीसी सिर्फ झांकी है। अगर यूजीसी का, हम तो चाहते हैं कि यूजीसी का मजबूत रेगुलेशंस बने, जो बने थे वो रेगुलेशन शायद काफ़ी नहीं थे, वो काफ़ी वेग था, उसको और ठोस बनाने की ज़रूरत है। लेकिन यूजीसी के इक्विटी, स्ट्रॉन्ग इक्विटी रेगुलेशंस की ज़रूरत है। लेकिन अगर इसके नाम पर ये विरोध प्रायोजित करके सब किया जा रहा है, तो समझना कठिन नहीं है कि यूजीसी सिर्फ झांकी है, आरक्षण बाकी है। ये बिल्कुल इस पूरे देश में आरक्षण को खत्म करने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, अफर्मेटिव एक्शन जो जो इस देश में हुआ है, उस सब कुछ को खत्म करने के लिए, इस देश को खत्म करने, बर्बाद करने, पीछे ले जाने की जो फांसीवादी तबाही का दौर चल रहा है, उसमें सामाजिक न्याय के मोर्चे पर सब कुछ खत्म करके हमें पीछे ले जाने की जो मनुवादी साजिश है, वो साजिश है असली बात। और इसीलिए आज इस मोड़ पर आकर के हमें सिर्फ हम यूजीसी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हमें तो ये मनुवादी साजिश को हम समझते हैं, और इसको मिटा करके वो जो बाबा साहब ने सपना देखा था कि वैसा हिंदुस्तान बनेगा जो वाकई एक आधुनिक हिंदुस्तान होगा, जहां ये कास्ट सिस्टम नहीं रहेगा, खत्म कर देंगे। तो इसके लिए हम लड़ रहे हैं। हमें लगता है कि इस दौर हमारे सामने यही चुनौती लेकर के आया है। हमारे सामने यूजीसी के अलावा पूरे हायर एजुकेशन इस समय निशाने पर है। वीवीएसए भी लाया हुआ है, वो तो कह रहे कि भाई यूजीसी तो रहेगा ही नहीं, अब यूजीसी खत्म, सब खत्म करके पूरे देश की पूरी समूची उच्च शिक्षा को, चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे टीचर्स एजुकेशन हो, पूरे एजुकेशन को एक सिंगल कमीशन के मातहत, अब समझ सकते हैं कि करना क्या चाहते हैं। पूरे देश के पूरे हायर एजुकेशन को, सारा फेडरलिज्म को खत्म करके, सारे राज्यों के अधिकार को खत्म करके एक कोई सिंगल कमीशन बना दिया जाए, और उस सिंगल कमीशन के लिए कोई एक गणेश कुमार जैसे अगर कोई मिल जाए, या जैसे आपके विश्वविद्यालय के वीसी की तरह कोई मिल जाए, या आसाम के मुख्यमंत्री की तरह कोई एक मिल जाए, कोई एक बंदा काफी है। एक किसी को बैठा करके उस पूरे वीवीएसए में पूरे देश की उच्च शिक्षा को खत्म करने की साजिश चल रही है। और तब जाकर के इस देश में अभी एक कुछ दिन पहले एक हल्ला हुआ कि भाई मध्य प्रदेश में एक भ्रष्टाचार हुआ है। तो हमने पूछा कि भाई क्या भ्रष्टाचार का पता चला कि वहाँ 350 पता नहीं कितने करोड़ का
एक ग्रांट था, शायद 350 नहीं 3 करोड़ का हो रहा होगा, पता नहीं, हमको याद नहीं आ रहा है ठीक से, कि गोमूत्र और गोबर उसका इस्तेमाल कैंसर के खत्म करने के लिए, उसके इलाज के रूप में करना होगा। ये रिसर्च का प्रोजेक्ट है। तो उसके लिए जो पैसे मिले थे, उस पैसे का खर्च उस पर ना करके गोवा घूमने में कर दिया गया। कुछ लोग गो के बजाय गोवा तक चले गए, गाय के बजाय वो गोवा तक चले गए, और इसको लोगों ने कहा कि ये तो बड़ा घोटाला हुआ। हमने कहा कि घोटाला तो वो है जहां आप पूरे सरकारी पैसे खर्च करते हैं, इस तरह के गोमूत्र और गोबर से आप कैंसर क्योर का रिसर्च करना चाहते हैं देश में। तो आज तो आईआईटी के साथ, आपके मेडिकल कॉलेजेस के साथ यही हो रहा है, जेएनयू के साथ भी हो रहा है, होगा आने वाले दिन में और ज्यादा। तो पूरे उच्च शिक्षा को, जहां किसी तरह का कोई लॉजिक नहीं, कोई रैशनैलिटी नहीं, कोई रीजन नहीं, सब खत्म करके जहां सिर्फ नफरत, सिर्फ पूरे देश में दकियानुसी सोच, पूरे देश को जकड़ने के लिए, पीछे ले जाने के लिए वैसी सोच थोपने की पूरी कोशिश होगी, वो है बीबीएसए बिल के माध्यम से। तो आने वाला समय बड़े छात्र आंदोलन उस उच्च शिक्षा को बचाने के लिए, यूनिवर्सिटीज को बचाने के लिए हमारे सामने इंतजार कर रहा है। ये तो हुई छात्रों की बात। 2016 को अगर हम लोग याद करें, छात्रों से शुरुआत हुई थी, जेएनयू से शुरुआत हुई थी। जेएनयू से जिस हमले की शुरुआत हुई, आपके यूनियन, आपके छात्र नेताओं के ऊपर हमले से जिसकी शुरुआत हुई, वो आगे बढ़ती रही, और उसी रास्ते पर देखते देखते 2019 फिर 2024 तक एक के बाद एक पूरे देश का हर तबका, हर राज्य, हर मोर्चा वो निशाने पर आया, और उस पर हम लोगों को बड़ी बड़ी लड़ाई भी हम लोग को देखने को मिली। जिस तरह का जेएनयू का छात्र आंदोलन था, बिल्कुल उसी तरह उससे भी बड़ा सीएए के खिलाफ इस देश में इक्वल सिटीजनशिप आंदोलन खड़ा हुआ। उससे भी बड़ा इस देश में 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन खड़ा हुआ। आज बिल्कुल वैसे ही एक मोड़ पर हम खड़े हैं। उच्च शिक्षा के खिलाफ साजिश है, बिल्कुल यही समय है। आप देख रहे हैं कि लेबर कोड के खिलाफ जो 12 फरवरी की हड़ताल थी देश में, और अभी आपने देखा होगा दिल्ली, यहाँ से जेएनयू से बहुत ज्यादा दूर नहीं है पानीपत, जेएनयू से बहुत ज्यादा दूर नहीं है हरियाणा। उस हरियाणा में किस तरह से हमारे इंडियन ऑयल के मजदूर वो 12 घंटे काम के खिलाफ, लेबर कोड के खिलाफ, हिंदुस्तान में ये पहला मजदूरों का सबसे बड़ा प्रतिवाद है। और आपने देखा कि उसके अंदर कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी संभावना उसके अंदर है, आप ये देख रहे हैं। तो आज आपके सामने बड़े मजदूर आंदोलन का एक दौर आपके सामने है। जो किसान आंदोलन, जिसको लोग ये सोच रहे थे कि शायद अब थम गया है, खत्म हो गया है, 3 कानून वापस होने के बाद अब चोर दरवाजे से वही कॉर्पोरेट का पूरा कब्जा स्थापित हो रहा है, लेकिन उस किसान आंदोलन के सामने भी बिल्कुल एक नया मोड़ आया है। जो इंडिया और यूएस का ट्रेड डील हुआ है, जो अदानी और अंबानी के खिलाफ किसानों का आंदोलन था, वो अब अदानी और अंबानी और अमेरिका के खिलाफ इस देश में किसानों के बड़े आंदोलन की पूरी तैयारी हो रही है। तो हमें तो लगता है कि जेएनयू कभी भी सिर्फ अपने अंदर सीमित नहीं रहा, जेएनयू कभी भी सिर्फ छात्रों के लिए नहीं लड़ा, जेएनयू हमेशा पूरे देश में समाज के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, मजदूरों के लिए, इस देश में हर उस आज़ादी के लिए जिस आज़ादी की ज़रूरत है, जिस आज़ादी, जो आज़ादी हमारे खतरे में है, उस आज़ादी की रक्षा के लिए जेएनयू ने नारा लगाया। तो आज के इस दौर में आपके सामने ये नया मोड़ इंतज़ार कर रहा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से आपने अभी इस दौर में खुद को आगे बढ़ाने का काम किया, तो आगे और आपने जो नारा दिया, बीच में हल्ला शुरू हो गया कि जेएनयू वाले कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, और कुछ लोगों को लगा कि भाई अब जेएनयू पर ये एक मामला आ जाएगा इसी नारे को लेकर के। लेकिन तुरंत ही हमने देखा कि जब यूजीसी का रेगुलेशन आया, जो जेएनयू वाला वो नारा था, ये नारे कौन लगा रहे थे? ये सारे संघी यही नारे लगा रहे थे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इस पूरे देश में यही नारे लगने लगे। ये पूरे संघी हर जगह नारे लगा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको, जब उनके ऊपर हमला हुआ, जिस वर्चस्व को
वो जिस प्रिविलेज को अपना अधिकार समझते हैं, अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, जब उनको लगा कि हमारा ये अधिकार, हमारा ये वर्चस्व खतरे में है, तब उन्होंने वो नारा देना शुरू किया। तो वो नारा बात में बनी नहीं। तो इस नए दौर में हम लोग इसकी पूरी तैयारी करें और अपनी पार्टी की ओर से पूरे देश के वामपंथी, प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक खेमे की ओर से हम यही आपके साथ वादा करने के लिए आए हैं कि इस पूरे लड़ाई में हम लोग साथ हैं, साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। ये वादा करने के लिए आपके बीच में मैं आया हूँ। जो आपकी मांग है कि पूरे जेएनयू में जो रस्टिकेशन का ऑर्डर आया है वो ख़त्म हो, पूरी तरह से बिल्कुल सही मांग है, बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। जो आपकी मांग है कि जेएनयू के अंदर ऐसे मनुवादी वाइस चांसलर की जगह जेएनयू क्यों, देश का कहीं किसी विश्वविद्यालय में ऐसे मनुवादी वाइस चांसलर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल हम इसके साथ हैं। और अगर इस वाइस चांसलर की तुलना करनी हो तो हम तो एक ही देखते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हैं जो खुलेआम ऐसे बयान देते हैं, खुलेआम कहते हैं कि हम तो मुख्यमंत्री बने ही इसके लिए हैं ताकि पूरे असम में 5 लाख बंगला बोलने वाले मुसलमानों को हम यहाँ से बाहर कर सके। तो ये जेएनयू के विश्वविद्यालय ने भी यही एक तरह से एलानिया तौर पर कह दिया है कि हम तो यहाँ आए हैं जेएनयू को बर्बाद करने के लिए। वो उनका जो ब्रीफ उनको मिला है उस ब्रीफ के बारे में उन्होंने खुलासा कर दिया और इसीलिए उनके पॉडकास्ट ने बड़ा अच्छा काम किया है। उनके पॉडकास्ट ने जेएनयू के बारे में देश को, पूरी दुनिया को बता दिया है, पूरी दुनिया को, क्योंकि उन्होंने सिर्फ भारत के दलितों के बारे में नहीं कहा, उन्होंने पूरे दुनिया भर में ब्लैक कम्युनिटी के बारे में भी कहा, अमेरिका के ब्लैक पीपल के बारे में भी उन्होंने कहा कि वो भी नशे में रहते हैं परमानेंट विक्टिमहुड के। और इसीलिए हमें लगता है कि बहुत बड़ा सिर्फ भारत के कास्ट का सवाल और इंटरनेशनली जो एंटी रेसिस्ट सवाल है वो एक जगह पर आ गया है और इसीलिए अब जेएनयू को लेकर के लोग और ज़्यादा बेहतर समझने लगे हैं। तो हमें उससे कोई घबराना नहीं है। वो अपनी बात बोलते रहें, अपना दमन करते रहें, अपना पूरा जो भी गंदगी है उसको फैलाते रहें। हम लोग बिल्कुल लड़ेंगे जेएनयू से। आपके इस पूरी एकता ने फिर एक बार देश में ऊर्जा का संचार किया है और आपकी ये एकता बनी रहे, आपका ये संघर्ष, ये तेवर कायम रहे और इसके लिए हम सब लोग आपके साथ हैं। इसी के साथ मैं इसी जेएनयू से हमारे शहीद कॉमरेड चंद्रशेखर, जिन्होंने देश के नौजवानों को बहुत ज़बरदस्त उस दौर में 90 के दशक में ऊर्जा दी थी, आज शहीद चंद्रशेखर के साथ साथ जेएनयू से निकले हुए पुराने तमाम छात्र नेता जो देश के कम्युनिस्ट आंदोलन के बड़े नेता बने, हमारे कॉमरेड सीताराम येचुरी, वैसे तमाम जेएनयू की विरासत को आगे बढ़ाने वाले शहीदों को, तमाम नेताओं को और अपने वो तमाम साथी जो देश में हर जगह लड़ रहे हैं, सबको मैं सलाम करते हुए अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।